Hello everyone, my name is Abhishek Patel and currently I am doing my class 11th and I am a JEE aspirant. So मैं आप सब लोग को ये बताऊंगा अपनी क्लास 10th जर्नी कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताऊंगा और मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने क्लास 10th में क्या सीखा और क्लास 10th से मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा और जो भी मैंने गलतियाँ की अपनी क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम, वो आप लोग वो मिस्टेक ना करें जब आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, जो हमारे 5 सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उसको कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्या गलतियां की अपनी क्लास 10th में। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्लास 11th जैसे अभी तुम 10th करोगे उसके बाद 11th में आने में कि इतना बड़ा चेंज होता है ना, तो उस चेंज को कैसे सहना है। उसके बाद तुम्हारा क्लास 12th आएगा, तो हम सारी चीज़ें बात करेंगे और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने क्लास 10 से सीखा, वो मैं सब शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। मैं क्लास 10th पास आउट हूँ ऑलरेडी एंड आई एम डूइंग क्लास 11th। मेरे क्लास 10th में 91.4% आए थे और मैं यहाँ रायपुर से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो विल स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि टॉपिक लिखा है क्लास 10th, तो पहले हम देखेंगे कि हमारे मेन सब्जेक्ट है ना, तो मेन सब्जेक्ट में आ जाता है पहला जैसे हमारा साइंस। तो साइंस के अंदर हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट हैं जो हम पढ़ते हैं ब्रॉडली। हमारा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो अगर फिजिक्स तुमको पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ने के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा तुमको फिजिक्स लगेगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर एक बार फिजिक्स से लगाव हो गया ना तो 11th-12th में बहुत मजा आने वाला है। और अगर एक बार तुम हेट करना स्टार्ट कर दिए ना इस सब्जेक्ट को तो फिर बहुत बुरा होगा। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ोगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और फिजिक्स में तुम जानते हो तुम्हारे क्लास 10th में चैप्टर हैं जैसे लाइट हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, फिर ह्यूमन आई हो गया और फिर मैग्नेटिज्म हो गया। ये तुम्हारे 4 जो चैप्टर है, फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं क्लास 10th में, बट ये जो 4 चैप्टर है ना ये बहुत ही अच्छे चैप्टर है ना। अगर लाइट पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हम जैसे तुम मेरे को देख सकते हो इस कैमरा के द्वारा है ना, इस वीडियो में देखोगे, वो कैसे देख पाओगे, वो सब लाइट चैप्टर के अंदर आएगा। फिर तुम्हारा ह्यूमन आई आ गया, देन तुम्हारा फिर इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म है। और ये जो चैप्टर है ना क्लास 10th, ये क्लास 10th का जो चैप्टर है तुम्हारा पूरा आएगा क्लास 12th में। ये पूरी क्लास 10th वो रिलेटेड है क्लास 12th से। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री में, एंड केमिस्ट्री इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी सिंपल से है कि तुमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या कि एक टीचर पर डिपेंड होना है ना। केमिस्ट्री पढ़ना है तो एक टीचर पे, ये मत करना कि भाई तुमने क्लास 10th स्टार्ट की तो पहले 2 टीचर्स इधर पढ़ लिए, 2 टीचर्स इधर पढ़ लिए, तो ऐसे नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर तुम्हारी केमिस्ट्री चली जाएगी। अब केमिस्ट्री क्या है, जैसे तुम क्लास 10th में पढ़ोगे तो उसमें भी 5 चैप्टर है ना। पहला चैप्टर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, दूसरा है तुम्हारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा है मेटल नॉन मेटल, चौथा है कार्बन कंपाउंड और 5वां है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो 5 चैप्टर है ना। इन 5 चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो तुम क्लास 11th में आओगे तो वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन है ना वो एक एलिमेंट है और इस पे बेस्ड पूरी एक केमिस्ट्री की बुक लगती है। मतलब ऑर्गेनिक तुम इसमें कार्बन पढ़ोगे, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ोगे है ना, बेंजीन वगैरह, मतलब बहुत वास्ट है। तो इस चैप्टर को मतलब एज अ प्रायोरिटी पढ़ना, ये नहीं कि भाई तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो इसलिए पढ़ रहे, नहीं। अगर तुम्हारा एम है कि क्लास 10th के बाद मैं 11th में या PCM लूँगा या PCB, तो ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तुमको सारे चैप्टर उतने ही नंबर देंगे, बट ये चैप्टर की वैल्यू अलग लेवल पे है ना। बोलते हैं ना केमिस्ट्री की जान है ये, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हुआ हमारा केमिस्ट्री। फिर कमिंग टू बायो, अब देखो मैं 11th में हूँ तो मैं PCM लिया हूँ, तो अब मैं बायो नहीं पढ़ता, बट मेरे अंदर मैं क्लास 10th जब में था तो
बायो का एक्सपीरियंस है, मैं बायो कैसे पढ़ता था, है ना। तो बायो में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है ना वो लर्निंग पावर, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम्हें रिमेंबर करनी पड़ेगी चीज़ें, बहुत जो डायग्राम्स होते हैं, तो डायग्राम्स कैसे याद करना है, कौन सा नेम किधर है, तो बायो में सब यही है ना। अब ये हो गया तुम्हारा पीसीएम, पीसीबी जो तुम्हारा आ गया इसमें साइंस में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मैथ्स की, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। अब मैथ्स, अब मैं क्लास 11th में हूँ, मैं तो मैथ्स पढ़ते ही हूँ, अब तो मैथ्स हमारे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना। तो मैथ्स में तुम्हारे ओवरऑल जो तुम देखोगे क्लास 10th में वो तुम्हारे 15 चैप्टर्स हैं। अब ये 15 चैप्टर्स जो तुमको पढ़ना है, तो पहली चीज़ जो मैथ्स में भी है ना, तुम क्वेश्चन के पीछे मत भागना। ये क्या होता है ना, मैंने भी ये गलती की थी, हम गधों के जैसे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है, 50 कर लिए, 100 कर लिए, इस बुक से भी कर लिए, उस बुक से भी कर लिए, बट वो नहीं करना। सबसे जो पहला काम है ना मैथ्स पढ़ने का, वो है तुम्हारा चैप्टर बनाओ। जैसे चैप्टर है तुम्हारे, जैसे कोई चैप्टर है ना, ये चैप्टर है, तो उस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहला जो काम है ना कॉन्सेप्ट, फिर अगर तुम्हारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देन कमिंग टू एनसीईआरटी। जो बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में होते हैं ना वो इसको इग्नोर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जैसे पकड़े, उसके बाद एनसीईआरटी शुड बी योर प्रायोरिटी, है ना। अब तुम जिस भी बोर्ड से हो, रिस्पेक्टिव टू योर बोर्ड, है ना, तो एनसीईआरटी फॉलो करना है। अब एनसीईआरटी के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं क्लास 10th में था तो मतलब हमको इनडायरेक्टली पता चली, वो है उसके एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के तो एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा लिए, बट जो एग्जाम्पल है वो नहीं लगाते। और मेरे साथ क्या हुआ था कि जब हम क्लास 10th का बोर्ड दिया हमने, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था, बट हमने जो किया था उससे आया। तो एक चीज़ जो तो प्रायोरिटी में रखना है कि तुमको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है एनसीईआरटी के, है ना। तो यही सारे ट्रेंड यही चलेगा कि भाई तुमको पहले कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी लगानी है, और एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पल। अब जब ये सब हो गया, ये सब होने के बाद तुम कोई भी बुक लेने जा सकते हो, कोई रेफरेंस बुक, है ना, अगर टाइम है, परमिट है। बहुत सारी बुक हैं, आर डी शर्मा की हो गई, आर एस अग्रवाल सर की हो गई, तो ये जो सारी फेमस बुक है जो सब जानते हो, वो तुम फॉलो कर सकते हो, है ना। अब हम बात करेंगे हमारा हो गया साइंस मैथ्स। अब कमिंग टू एसएसटी, एसएसटी में तुम्हारे चार डिवीज़न होते हैं, है ना। एक हो गया हिस्ट्री, फिर हो गया सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब इनका वेटेज इक्वली रहता है। क्लास 10th के जो बोर्ड हैं उसमें अगर 80 मार्क्स का है तो हिस्ट्री से भी तुमको 20 नंबर मिलने हैं, सिविक्स से भी 20 नंबर मिलने हैं, उसी तरह जियोग्राफी से भी और इकोनॉमिक्स से भी। तो मैं जो सीखा हूँ ना, मैं क्या गलती करता था अपने क्लास 10th में, और सभी अभी तुम लोग भी यही करोगे। क्या होता है कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अभी इस टाइम में क्या हुआ कि जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं कि हम बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। क्या करते हैं कि भाई चलो, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, पहला चैप्टर उठाए। अब पहले चैप्टर में हम क्या करेंगे कि भाई चलो यूट्यूब जाते हैं ना, यूट्यूब में ये सर का वीडियो देखते हैं, है ना। वीडियो देखे 2 घंटे 3 घंटे का, उसके बाद उस समय में तो हमको समझ में आ जाता है यार ये चैप्टर तो मज़ेदार है, समझ में आ गया, है ना। उसके बाद एक दिन हम उसको नहीं पढ़ते, ठीक है, मतलब क्लास किया ऑनलाइन, उसके बाद पढ़ाई नहीं की। तो ये नहीं करना। जो मैंने एसएसटी में गलती की थी वो मैंने की थी कि मैं ऑनलाइन बस वीडियो देखता था, है ना। ऑनलाइन वीडियो देख लिए, हो जाएगा काम, नहीं होता भाई। जो एनसीईआरटी है ना, अब एसएसटी के लिए मैं एनसीईआरटी बोलूँगा, नो अदर बुक। एनसीईआरटी की जो वैल्यू समझ जाएगा ना, मतलब वो एसएसटी में 90+ तो ठोक देगा, है ना। तो एसएसटी अगर पढ़ना है तो इट्स ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को चार्ट जाना है, मतलब बोलते हैं ना चार्ट जाना, एकदम एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है ना कि लाइन बाय लाइन, कि लाइन बता देना कि भाई ये चैप्टर किस मतलब ये लाइन किस चैप्टर की, वो पता होना चाहिए। तो एसएसटी मैं जैसे पढ़ा था, जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था, वो उन्होंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया था। तो मैं बताया ना, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब एनसीईआरटी से पढ़ो।
और जो दूसरी चीज़ है ना, जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री बोलोगे कि भैया सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हैं, चैप्टर्स इतने बड़े हैं कि हम बार बार कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हो ना, हाईलाइट्स कर सकते हो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कोई मतलब चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसका जो मेन पॉइंट्स है ना उसको तुम हाईलाइट्स कर सकते हो, हिस्ट्री में भी, सब सब्जेक्ट में, जो मैंने अपनी 10th में किया था, है ना। और एनसीईआरटी को हमेशा प्रायोरिटी रखना। एनसीईआरटी किए, इसके बाद तुम एनसीईआरटी करने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन आंसर हो गए, एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। फिर अगर टाइम है तो, अगर बहुत दूर की बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज करना पड़ेगा तुमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू, ये हमारा एसएसटी हो गया। एसएसटी के बाद आते हैं हम इंग्लिश में। अब इंग्लिश में तुम्हारा 2 सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, है ना। एक हो जाएगा सप्लीमेंट्री और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा टेक्स्ट। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सिंपल सा है कि पहली जो चीज़ करना है वो एनसीईआरटी है, बुक रीडिंग करना है। जितना बुक रीड कर सकते हो, जितनी बार बुक रीड कर सकते हो उतना ही करना है ना। टेक्स्ट बुक में भी यही देख लो, सप्लीमेंट्री में। उसके बाद जो तुम्हारा वीक पॉइंट आता है दैट इज़ ग्रामर, है ना। तो ग्रामर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम अपना सिलेबस देखो कि ग्रामर में सिलेबस कितना है। जैसे कोई चैप्टर है ना, टेंस हो गया, मॉडल्स हो गए, जो भी मतलब टॉपिक्स हैं ना जो ग्रामर क्लास 10th के बोर्ड में आएंगे, तो उनको तुम पहले लिखो, उनके नोट्स बनाओ। क्योंकि ग्रामर पढ़ने का जो तरीका मैंने सीखा है वो नोट्स से है ना। ग्रामर लिखे, है ना, टॉपिक सर्च किए, उसकी नोट्स बनाओ और फिर उस पर क्वेश्चन करो, तो वैसे ही ग्रामर होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुम ऑनलाइन वीडियो देख लिए और तुम सोचो कि तुम्हारा ग्रामर हो जाएगा, वैसे नहीं होने वाला। नोट्स प्रॉपर बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। और सिमिलरली जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक का जैसे पूरा चैप्टर हो गया, चैप्टर पढ़ने के बाद तुम क्या कर सकते हो पता है, चैप्टर पढ़े, अब अपने हिसाब से समरी लिखो, है ना। समरी लिखने से 2 फायदा है। एक फ़ायदा यह कि तुम जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तुम्हारी इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा कि जो चैप्टर बड़े बड़े हैं ना टेक्स्ट बुक में और सप्लीमेंट्री में, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो समरी लिखी है, उसी को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में भी यही करना है। एक बार तुम वीडियो देख सकते हो ऑनलाइन में, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीडियो छोड़ दो, नहीं, बट एनसीईआरटी मत भूलना। एनसीईआरटी शुड बी योर प्रायोरिटी। उसके बाद तुमको क्वेश्चन करना है और पीवाईक्यूज है ही। अब जो तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज योर हिंदी। अब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे हिंदी में क्लास 10th बोर्ड में मेरे मार्क्स आए थे 84 मार्क्स, और यही एक सब्जेक्ट था जिसकी वजह से मेरी बोल सकते हो परसेंटेज कम हो गया, है ना। 84 मार्क्स आए थे। हम क्या होते हैं ना कि देखो, जैसे कोई भी बंदा होगा ना, वो क्या करेगा कि जैसे देखो मेरे को पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स लेना है, तो हम हिंदी को ना ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही यार लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदी भी तुमको 100 नंबर ही देगा जैसे तुमको अदर सब्जेक्ट देंगे। तो हिंदी को भी उतना ही प्रायोरिटी देना जितना तुम अदर सब्जेक्ट दे रहे हो। क्योंकि मैंने ये गलती की है, इसलिए मेरे नंबर ऐसे आए थे, है ना। तो तुम्हें हिंदी में ऐसी गलती नहीं करना कि भाई लास्ट मोमेंट में पढ़ना, नहीं। अगर तुम एक हफ्ते में 4 दिन तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 2-3 दिन तो हिंदी को देना ही है, दैट इज़ मस्ट, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी को हम लास्ट एग्जाम जैसे होगा कल तो उसके 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, नहीं होता हिंदी। और हिंदी की जो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको लिख के पढ़ो, है ना। तुमको राइट करना है, जितना लिखोगे ना तो तुमको स्पेलिंग जितनी तुम्हारी गलत हो रही है वो सीखोगे। और हिंदी को सिर्फ पढ़ने का सही तरीका है, पहले तो कॉन्सेप्ट जो चैप्टर उसकी समरी समझो, उसके बाद लिख के प्रैक्टिस करना है। हिंदी इज़ ऑल अबाउट कि जितना लिख सकते हो, क्योंकि तुमको आ भी गया, ठीक है, आंसर याद कर लिए। अब तुम सोच रहे हो प्रैक्टिस नहीं करना, भाई एग्जाम में जाके लिखेंगे, तो अब एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें मात्रा तुम्हारी गलत होंगी और उसमें बहुत नंबर कटते हैं। तो हिंदी को ऐसे पढ़ना है ना कि लिख के पढ़ो। अब हिंदी में जो दूसरा वीक पॉइंट आता है वो तुम्हारा हिंदी ग्रामर होता है ना, हिंदी ग्रामर है। अब हिंदी ग्रामर में भी वही है, मैं जैसे इंग्लिश ग्रामर था कि पहले तुमको टॉपिक्स निकालना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का नोट्स बनाना है। क्योंकि हिंदी में यही है, हिंदी ग्रामर में भी यही है, टॉपिक से नोट्स बनाए और उस पर क्वेश्चन लगाओ। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा तुम्हारे क्लास 10th की जो सब्जेक्ट है ना।
अब कुछ पर्सनल बातें करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट थे हमारे क्लास 10th में। अब देखो जो मैंने गलतियाँ की अपनी क्लास 10th में, जो तुम लोग और आप लोग ना करो, है ना। जैसे मेरे छोटे भाई और बहनों, तो आप लोग ना करो, है ना। तो जो पहली जो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी ना, है ना, अगर मैं इधर लिखूँ ब्लंडर, जो ब्लंडर अभी नहीं, क्योंकि उससे मैं अब सीख गया हूँ, वो मैं गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये गलतियाँ मत करना। पहली चीज़ जो है ना कि हम ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और हो रहे हैं ऑनलाइन। ये बहुत बच्चों की ना बहुत बड़ी वीकनेस है, अभी हमको समझ नहीं आ रहा, फिगर आउट नहीं कर रहे हैं। इसमें हेल्थ में भी प्रभाव पड़ रहे हैं, आँख में तो हो ही रहा है ना। तो ऑनलाइन ना बुरा है ना अच्छा है, तुम्हें इसका एडवांटेज लेना है, ठीक है, इसका एडवांटेज लेना है। ये नहीं कि भाई अब हर एक चीज़ ऑनलाइन ही होना चाहिए, कि भाई कोई चैप्टर पढ़ना है, टीचर ने बोला रीड करके आओ, तो तुम 1 शॉट देख रहे हो, है ना। तुमने चैप्टर पढ़ रखा है फिर भी 1 शॉट वीडियो देख रहे हो, कि भाई तुम्हें अपना एफर्ट्स ना मारना पड़े। तो ये गलती मत करना, क्योंकि ये मैंने किया है और भुगता है, तो ये गलती मत करना। पहली चीज़ तो ये ऑनलाइन। दूसरी है जो तुमको PYQs नहीं करना है ना। जितने ज़्यादा PYQs कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने ही वैराइटीज़ के तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा भी आता है। तो ये PYQs इज़ मस्ट, है ना, जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद। और जो मैंने तीसरी गलती की थी वो थी, मेरा एक, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, है ना, उसका नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उससे एक चीज़ सीखी थी, दैट इज़ कि यार लिख लिख के पढ़ो। मैं क्या करता था, मैं बुक रीड कर लिया, है ना, और बुक रीड करने के बाद कि यार चलो क्वेश्चन तो आ जाएंगे। वो मेरे क्लास में एक लौता एक मतलब ऐसा व्यक्ति था, है ना, कि जो लिख लिख के चीज़ें करता था। तो मैं जब देखता था ना मेरे सामने वो कर रहे हैं, तो मैं भी वो करने लग जाता था। मतलब पूरी क्लास जो है ना, जो हमारी 35 बच्चों की बैच थी, उसमें वो एक ऐसा व्यक्ति थे ना जो लिख के करता था। तो वो चीज़ मैंने उससे सीखी और अभी मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, है ना। तो लिख लिख के करो। जैसे कोई भी रिएक्शन है ना, जैसे कोई भी रिएक्शन देखो, या जैसे कार्बन हम C6H6 है ना, इसके जितने भी वो हो गए आइसोमर्स बनेंगे, तो बनाओ तुम। ये नहीं कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं, बनाओ, कॉपी उठाओ, पेन चलाओ, तभी होगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी थी उस फ्रेंड से, और अभी भी वो मेरा दोस्त है, हम दोनों JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मस्ट है यार, लिख लिख के प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ गलतियाँ की थी कॉमन, और तो तुम करोगे ही, है ना। तो अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, कुछ गलतियाँ तुम भी करो, अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। ये मेरी मेन गलतियाँ थी, बट इसमें ज़्यादा फोकस रखना है यार ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन में गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे तुम लोग अभी क्लास 9th में हो ना, बहुत सारे लोग क्लास 9th में हो, क्लास 9th हो गई, 9th के बाद तुम जाओगे 10th में, है ना। 10th के बाद तुम्हारी गाड़ी आएगी 11th में, और 11th के बाद आएगी तुम्हारी गाड़ी 12th में। अब यहाँ क्या होता है ना, ये जो 4 साल है ना, 9th से लेके 10th, 10th से 11th, 11th से 12th, ये बहुत क्रूशियल ईयर है। अब तुम सोचो कि यार नहीं, मैं क्लास 11th से जम के पढ़ाई करूँगा, क्लास 9th की, क्लास 10th की मतलब ऐसे ही ढीले ढाले कर लिए, और क्लास 11th से अच्छे पढ़ाई करेंगे। अब मैं क्लास 11th में हूँ, तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, इतना सिलेबस है ना, इतना सिलेबस कि तुम पन्ने गिनते रह जाओगे। इतना सिलेबस है क्लास 11th में, पन्ने गिनते रह जाओगे क्लास 11th में। तो जो एटीट्यूड बनाना है ना तुमको, वो अब तुम्हारा अगर 9th कंप्लीट हो गया, तो 10th इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। यहाँ क्या होता है ना कि हम जैसे कोई चैप्टर पढ़े, है ना, जैसे मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़े, देख लो, मतलब रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि चलो हमने 10 क्वेश्चन NCERT के लगा लिए, 10 क्वेश्चन और लगा लिए, है ना, 10 क्वेश्चन और कहीं से लगा लिए, तो 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वही क्या होता है ना, क्लास 11th में इतना बड़ा गैप है ना, कि जैसे तुम कोई चैप्टर करोगे क्लास 11th का, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हो, है ना, PNC उसको बोलते हैं, इसमें कम से कम तुमको 100-150 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और अगर तुम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये जो एटीट्यूड सीखना ना, तो तुमको क्लास 10 से सीखना है, कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, मतलब क्वालिटी में फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 500-500 कर रहे हो, नहीं, क्वालिटी देखो कि भाई 50 कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ, बट वो दैट इज़ रेलिवेंट, ठीक है। और क्लास 11 तो बहुत भारी है। अब एक जो चीज़ है ना, जैसे फिजिक्स जो क्लास तुम 9th में पढ़ रहे हो, वो तुम्हारा फिजिक्स आएगा पूरा क्लास 11th में। क्लास 9th की फिजिक्स क्लास 11th में, क्लास जो 9th का तुम्हारा पूरा है ना जो सब्जेक्ट, वो तुम्हारा 11th में आता है, और जो 12th में तुम 10th में पढ़ोगे तुम्हारा 12th में आता है। तो ऐसे कनेक्शन है।
अब इंडियन एजुकेशन में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब क्या होता है, जो बच्चा क्लास 9 करता है तो क्लास 9 में जो पढ़ा क्लास 10 में जो आएगा तो वो 9 का रिलेटेड तो है नहीं, तो क्लास 10 में आते आते 9 वाला भूल गया, और जब 9 किया तो 11th में फिर उसको नया लगता है। और 10th में क्या होता है, जो 10th में पढ़ता है तो 11th में आते में उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो 12th में आता है जब तो वो 10th वाला भूल जाता है। तो अब ये जो 4 साल है ना तुम्हारे 9, 10th, 11th, 12th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन पे अच्छे से फोकस करना है। और एक जो लास्ट चीज़ बताऊंगा मैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट थिंग, है ना। एक जो चीज़ अभी जैसे मैं क्लास 11th कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं एक रेप्यूटेटेड ऑनलाइन कोचिंग से बैच कर रहा हूँ, जो मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, तुम्हारी रोज़ लाइव क्लासेस होती है, DPPs मिलते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी बनती है, जो मैं क्लास 10th में नहीं किया था। मैं क्लास 10th में यूट्यूब से पढ़ता था, किसी भी टीचर से पढ़ रहा था। एक चीज़ मैं जो बोलूँगा, जो तुम क्लास 10th में हो ना, एक चीज़ अगर तुमको लग रहा है कि यार नहीं मैं क्लास 11th में इस ऑनलाइन कोचिंग से मैं जाके पढ़ाई करूँगा, तो एक जो चीज़ तो तुम कर सकते हो ना क्लास 10th में, वो कि एक परफेक्ट टीचर ढूंढ लो कि यार मेरे को अगर मैथ्स पढ़नी है तो इसी टीचर से पढ़नी है। मतलब 2-3 महीने देख लो कि मैथ्स के टीचर कौन तुमको बेस्ट लग रहे हैं। अगर पढ़नी है मैथ्स तो पूरी इन्हीं से पढ़नी है, फिर बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में जब जाते हो ना तो 4-5 टीचर तुमको मिल जाएंगे, ये अच्छा पढ़ा रहा है कोई टॉपिक, ये अच्छा पढ़ा रहा है, वो बहुत बड़ी गलती होती है। और यहाँ से अगर तुम कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस हैं, है ना, और प्राइस बहुत कम है। अगर वो बैच ज्वाइन कर लोगे ना तो तुमको एक डिसिप्लिन सीख जाओगे। अगर ये डिसिप्लिन इधर सीखोगे ना तो 11th में बहुत हेल्प करेगा, जो मैं 10th में नहीं सीखा था अब 11th में सीख गया, अब 6-7 महीने स्पेंड करके। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बताना था। तो आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।